नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बड़ी खबरों की तरफ चलूं, जरूरी खबर की तरफ चलूं उसके पहले एक और खबर जो कम जरूरी नहीं है। आप जानते हैं ये खबर बहुत सारी जगहों पर छपी है और ये खबर बताती है कि लखनऊ कानपुर जो एक्सप्रेसवे बना था वो 4 जगह से दब गया है। अब मैंने सोचा ये 4 ही जगह से क्यों दबा है, तो इसलिए दबा है क्योंकि जिनको आपने चुनकर गद्दी पर बैठाया है वो बड़े भारी लोग हैं, उनका बड़ा दबदबा है। तो एक जगह दब गया होगा नरेंद्र मोदी जी के दबदबे से, दूसरी जगह दब गया होगा अमित शाह के दबदबे से, तीसरी जगह दब गया होगा योगी जी के दबदबे से और चौथी जगह या तो नितिन गडकरी का दबदबा होगा या नए नए भाजपा के अध्यक्ष बने हैं नितिन नबीन, उनका दबदबा होगा। हालत यह है कि नोएडा से एक तस्वीर आई है। नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, ऐसे दिखाया गया जैसे पहला एयरपोर्ट हिंदुस्तान के अंदर बना है। करोड़ों करोड़ खर्च हुए, उद्घाटन हुआ, मोदी जी दिखे, योगी जी दिखे, सारा तमाशा हो गया। और हालत यह है कि जरा सी बारिश हुई है और नोएडा का जो एयरपोर्ट है इस वीडियो में समझ में आ रहा है कि वो स्विमिंग पूल बन गया है, पानी निकालने की कोशिश हो रही है। पहली बार हिंदुस्तान में मैंने देखा है कि ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसमें इतना सारा पानी लग गया है। पहली ही बार देखा कि एक एक्सप्रेसवे बनती है और महीने 2 महीने के अंदर जगह जगह से धंस जाती है। और पहली ही बार देखा कि ऐसा संसद बना है, ऐसी संसद बनी है कि मकर द्वार पर न बैल्कोनी है न पोर्च है। सांसद भीगते हुए नजर आते हैं क्योंकि बाहर निकलते ही बारिश का प्रकोप हो जाता है। कोई ऐसा पोर्च नहीं है जिसके नीचे वो खड़े रह सकें। करप्शन किस लेवल पर पहुंच गया है ये बताना क्यों जरूरी था? ये बताना इसलिए जरूरी था कि संसद के अंदर उल्टे सीधे कानून लाने वाली सरकार दरअसल ऐसे करप्शन पर पूरी तरह से खामोश रहती है। मामला कोई हो उसको हिंदू मुसलमान बना दो। अब दिक्कत यह है कि ये सारे के सारे ठेके हिंदुओं को मिले होंगे। किसी मुसलमान को ठेका मिला होता तो सोरोस और जाने क्या क्या लाकर इसको भी एक कस्सा बना दिया गया होता, लेकिन ये सारे ठेके हिंदुओं को मिले हैं। कोई विधायक का रिश्तेदार है, कोई एमपी का रिश्तेदार है, कोई पार्टी का लीडर है। तो अब इस पर कहें तो कहें क्या, बोले तो बोले क्या, सुने तो सुने क्या, कुछ कहने सुनने के लिए है नहीं। सिर्फ और सिर्फ खामोशी लाद ली गई है। संसद तमाशा बन गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता पक्ष खड़ा होकर नारे लगा रहा है, विपक्ष नारे लगा रहा है, अंदर कानून खटाखट पास हो जा रहे हैं, ना कोई बहस हो रही है ना कुछ हो रहा है। लेकिन इस बार मोदी जी और अमित शाह के लिए यह संसद वाला सेशन बहुत मुश्किल रहा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वीडियो आ रहा है कि रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा का उद्घाटन कर रहे हैं, उसका विमोचन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर नहीं है। 20 जुलाई के बाद से संसद के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में न तो अमित शाह देखे गए हैं और न ही नरेंद्र मोदी देखे गए हैं। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तो विपक्ष से पूछ रहे हैं, पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तो प्रियंका गांधी से पूछ रहे हैं। और एक बड़ा मजेदार सवाल पूछा गया राम मंदिर चंदा चोरी, चढ़ावा लूट, जो भी आप कहना चाहें उसको लेकर। कहा गया ये तो स्टेट का मसला है, ये तो यूपी राज्य का मसला है, ये केंद्र में क्यों उठाया जा रहा है, दिल्ली में क्यों उठाया जा रहा है। अब जो जवाब उन्होंने दिया वो तो जवाब था ही कि अगर राज्य का मसला है तो प्रधानमंत्री मोदी उसका उद्घाटन करने क्यों गए थे, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यही पत्रकार, यही गोदी मीडिया जाकर सत्ता पक्ष से यह नहीं पूछता है कि झारखंड का मसला तो स्टेट का मसला है। झारखंड के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की जगह, झारखंड में तमाशा करने की जगह दिल्ली में, और वो भी सदन के बाहर, ये तमाशा क्यों हो रहा है, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। तो हमारा मीडिया जैसा बन गया है वैसा बन ही गया है। लेकिन ऐसे मीडिया दुनिया भर के भक्तों और सारी ताकत के बावजूद ये वाला संसद का सत्र मोदी और शाह के लिए बहुत निराशा का सत्र रहा। दरअसल इस सत्र में वो 2 बिल पास कराना चाहते थे, एक एफसीआरए का बिल और दूसरा जो बिल था वो डीलिमिटेशन का बिल था। अब डीलिमिटेशन के बिल के लिए तो 2/3 बहुमत की जरूरत थी और 2/3 बहुमत की तलाश में ही ममता की पार्टी को तोड़ा गया, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा गया, शरद पवार से लगातार मीठी मीठी बात की जा रही है, डीएमके को साधने की कोशिश की जा रही है, बहुत मेहनत की गई, लेकिन ऐसा लगता है कि नंबर्स उनको मिले नहीं हैं। डीएमके की तरफ से अभी ऐसा कोई संकेत नहीं आया है कि डीएमके डीलिमिटेशन को
कहीं से भी समर्थन करने जा रहा है। आखिरी टाइम पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है, क्योंकि डीएमके अगर डीलिमिटेशन का सपोर्ट करता है तो उसको बहुत उल्टा पड़ेगा तमिलनाडु राज्य के अंदर, जहां स्टालिन डीलिमिटेशन के मुद्दे पर जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत ऊंची आवाज में बोल रहे थे। उनका कहना था कि साउथ का इससे नुकसान होना है, तमिलनाडु का नुकसान होना है, इसलिए डीलिमिटेशन को हम समर्थन नहीं कर सकते। तब तो वो बाकायदा राहुल गांधी के साथ गठबंधन में थे, कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, तो वही भाषा बोल रहे थे। अब हो सकता है डीएमके बदलने की कोशिश करे, हो सकता है डीएमके एनडीए के पास जाने की कोशिश करे, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो तमिलनाडु राज्य ही रहेगा। अगर तमिलनाडु के अंदर ये इमेज बन गई कि तमिलनाडु के हितों से समझौता किया है डीएमके ने, तो फिर उसके लिए पॉलिटिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। जहां तक शरद पवार का सवाल है तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, शरद पवार इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इतना बड़ा कोई संकेत नहीं मिला है कि वो सरकार के समर्थन में जाकर डीलिमिटेशन के पक्ष में वोट करते। तो आप देखते क्या है कि एफसीआरए का बिल, उस पर तो बात करूंगा ही, वो भी पास नहीं हो पाया। अब कहा जा रहा है जेपीसी में भेजेंगे, अमेरिका ने दबाव बना दिया। इनके अंदर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं, जहां ईसाई बड़ी संख्या में हैं, वहां से विरोध हुआ और हालत यह है कि अब यह कहा जा रहा है कि एफआरसीए जेपीसी में भेजा जा रहा है। और जहां तक डीलिमिटेशन का सवाल है, पूरी तरह से चुप्पी है। देखते हैं कि एफसीआरए में ऐसा क्या है कि देश दुनिया में इसका विरोध हो रहा है। देखिए, जो एफसीआरए संशोधन बिल है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दरअसल एफसीआरए भारत में जो विदेशी चंदा मिलता है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो विदेशी चंदा लेती हैं, उस पर कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित रखने के लिए एक कानून बनाया गया था। अब जो संस्थाएं लेती हैं एफसीआरए में बाहर से पैसा, उसमें एनजीओज हैं, उसमें रिलीजियस ट्रस्ट हैं, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और इसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ अखबार वगैरह, ऑनलाइन जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, वो भी एफसीआरए से पैसा लेती हैं। अब जो अभी व्यवस्था है उसके तहत अगर आपको विदेश से चंदा लेना है तो एफसीआरए एक्ट से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। इसीलिए बहुत सारे लोग चंदे की बात करते हैं तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं कि नहीं भाई, विदेशी चंदा हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये एफसीआरए एक्ट के तहत ही लिया जा सकता है और एफसीआरए एक्ट में ना हम रजिस्टर्ड है और ना हमारी रजिस्टर कराने की कोई प्लानिंग है। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 5 साल के लिए होता है और 5 साल के बाद इसको रिन्यू कराना बहुत जरूरी होता है। 1976 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी तब इंदिरा गांधी ने यह कानून बनाया था एफसीआरए, जिसमें एनजीओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और ट्रस्ट और ये सारे जो लोग हैं उनको पैसा देकर कोई बाहरी संस्था भारत को डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए कंट्रोल की बात हुई थी। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने और 2020 में मोदी सरकार ने पहले ही इसको काफी सख्त बना दिया है। जैसे एनजीओज अब केवल 20%, जितना उनका टोटल बजट है उसका केवल 20% पैसा, जो बाहर का पैसा है, वो प्रशासन के खर्चे में यानी एडमिनिस्ट्रेटिव उपयोग में लगा सकते हैं। पहले ये लिमिट 50% की थी और ये पैसा केवल दिल्ली में एसबीआई की एक ब्रांच में आ सकता है। सब ग्रांट पर रोक लगा दी गई, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बड़ा एनजीओ बाहर से पैसा ले और फिर छोटे एनजीओज में बांट दे, यानी पहले से ही ये बहुत सख्त है। और आप जानते हैं कि मोदी सरकार में एफसीआरए को सख्त करने के बाद कई सारे एनजीओज वगैरह को बंद कराया गया है, कई सारी संस्थाएं बंद हुई हैं क्योंकि बाहर से पैसा आना बंद हो गया है। खासतौर पर यह कार्यवाही उनके ऊपर हुई है जो सरकार के खिलाफ लिखते बोलते हैं। अब ये जो विधेयक आया है ये क्या कह रहा है? इस विधेयक में जो सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करने वाली चीज है, जिससे लोग नाराज हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर रिन्यूअल नहीं होता, 5 साल का है, 5 साल के लिए आपको एफसीआरए मिला, बाहर से जो पैसा मिल रहा है उस पैसे से आपने अपने एनजीओ को बनाया या जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी है उसको आपने बनाया, और उसके बाद 5 साल बाद अगर आप रिन्यू नहीं कराते हैं या आप रिन्यूअल का अगर एप्लीकेशन देते हैं और वो खारिज हो जाता है तो सरकार आपकी संस्था पर कब्जा कर लेगी। अब देखिए कितना आसान है। मान लीजिए कोई संस्था है और उस संस्था को एफसीआरए में रजिस्टर कराया गया है, विदेश से पैसा मिलता है, वो संस्था खुद को खड़ा करती है, अपना ऑफिस बनाती है, अपना काम खड़ा करती है, सब कुछ करती है। उसके 5 साल बाद वो जाती है सरकार के पास कि इसको रिन्यू कर दीजिए और सरकार रिन्यू करने से इनकार कर देती है।
और उसके बाद सरकार पूरे के पूरे उस एनजीओ को, पूरी संस्था को जो 5 साल में बनाया गया है, अपने कब्जे में ले लेगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बहुत साफ होगा कि जो भी एफसीआरए से पैसा ले रहे हैं वो सरकार की हां में हां मिलाएं। अगर वो सरकार की हां में हां नहीं मिलाते हैं तो उनका रिन्यूअल नहीं होगा और सरकार उसके ऊपर कब्जा कर लेगी। ये पूरी प्लानिंग है। आप जानते हैं मोदी सरकार सबसे ज्यादा किसी चीज में मेहनत करती है तो वो इसमें कि वो आवाजें जो उसके खिलाफ हैं उसको किसी भी तरह से उनका गला घोंट दिया जाए, किसी भी तरह से उन आवाजों को बंद करा दिया जाए। अब जो एनजीओ सरकार के खिलाफ काम कर रहे होंगे या ऐसा काम कर रहे होंगे जो सरकार को नहीं पसंद है, जैसे मान लीजिए कोई आदिवासियों के बीच में काम कर रहा है, कोई सांप्रदायिक एकता पर काम कर रहा है, कोई ऐसी किताबें छाप रहा है जो सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा दे, हिंदू मुसलमान के बीच बराबरी को, प्रेम को, स्नेह को बढ़ावा दे, जाति व्यवस्था के खिलाफ लगातार लिखें, महिलाओं के हालात पर लिखें, और ये बात मोदी सरकार को मान लीजिए पसंद ना आए तो बड़े आराम से 5 साल बाद वो आपका एप्लीकेशन खारिज करके और आपकी संस्था पर कब्जा कर सकती है। लेकिन इस वजह से एफसीआरए बिल नहीं रुका है, पास हो जाता है, ये सारा कुछ तो पास हो जाता है। असल में बहुत सारी क्रिश्चियन संस्थाएं ऐसी हैं, ईसाई संस्थाएं बहुत सारी ऐसी हैं जिनको विदेशों से चंदा मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसी बहुत सारी ईसाई संस्थाएं हैं, ऐसे चर्च हैं जिनको एफसीआरए में चंदा मिलता है, जिससे वो लोगों के बीच में समाज सेवा का काम करते हैं, अस्पताल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं और एनजीओ चलाते हैं। अब आप देखिए कि चूंकि क्रिश्चियंस का मामला है और पैसा यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है, तो इस मामले में यूरोप और अमेरिका भी इंटरेस्ट लेने लगे। अमेरिका की ओर से बड़ा प्रेशर पड़ा कि ये एफसीआरए बिल आप मत लाइए, ये नुकसानदायक है उन संस्थाओं के लिए जिन संस्थाओं को हम पैसा देते हैं। अब अमेरिका से आदेश आए और मोदी सरकार ना झुके, ऐसा तो कभी होता नहीं है। अमेरिका से आदेश आया कि हमसे ट्रेड डील कर रहे हो तो वीसा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में जो फीस लगती है उसकी वजह से तुम्हारा यूपीआई सस्ता पड़ेगा, आदमी यूपीआई से पे करेगा क्योंकि फीस नहीं लगती है। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड से पे नहीं करेगा क्योंकि उसमें फीस लगती है 2% की। तो हुजूर आला ने यह मान लिया कि यूपीआई में भी अब पैसा वसूला जाएगा ताकि जनता के लिए यूपीआई फ्री न रह जाए। अमेरिका ने कहा ईरान से तेल मत खरीदो तो हुजूर आला ने मान लिया। अमेरिका ने कहा चाबहार से हट जाओ तो हुजूर आला ने मान लिया। अमेरिका ने कहा रशिया से तेल ना खरीदो तो हुजूर आला ने मान लिया। अमेरिका ने जो कहा सब हुजूर आला ने माना है। तो फिर एफसीआरए बिल पर जब अमेरिका प्रेशर बना रहा था तो कैसे नहीं मानते? अब बिल वापस तो ले नहीं सकते, लेकिन कहा जा रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को यह बिल भेज दिया जाएगा। जेपीसी को भेजने का मतलब, जेपीसी जो होती है उसमें सत्ता भी होती है, पक्ष भी होता है, तो उसमें दोनों तरह के लोग होंगे। अब वहां डिस्कशन चलेगा। साल 6 महीने के लिए मामला टल गया, उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। आपको याद होगा वक्फ बिल भी ऐसे ही प्रेशर पड़ने पर जेपीसी में भेज दिया गया था। तो एफसीआरए बिल जो बड़ी उम्मीद थी सरकार को कि इस सत्र में पास करा लेगी, वो गया जेपीसी में। डीलिमिटेशन बिल पर अभी कहीं कोई बात नहीं है। डीलिमिटेशन पर भी थोड़ी बात करनी बहुत जरूरी है। सरकार का कहना है, किरण रिजिजू ने बीच में राहुल गांधी को कोट रिट्वीट किया था जिसमें उनका कहना है कि महिला आरक्षण बिल के लिए डीलिमिटेशन बहुत जरूरी है। यानी अभी जो संख्या सांसदों की है उसमें से महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे सकते, उसमें से कुछ सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं कर सकते। डीलिमिटेशन करेंगे, सीटों की संख्या खूब सारी बढ़ा देंगे और उसमें से कुछ सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करा देंगे। ये प्लान है। देखिए, आपने कभी सुना है कि पहले सीट बढ़ाई जाए उसके बाद रिजर्वेशन दिया जाए? होता क्या है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया या और रिजर्वेशन आए तो क्या किया सरकारों ने? पहले रिजर्वेशन लागू किया और फिर कंपनसेट करने के लिए सीटें बढ़ा दी ताकि जो नॉन रिजर्व सीटें जिनको मिलती थी उनकी सीटें मेंटेन रहे, और उस प्रोसेस में ओबीसी की सीटें भी बढ़ गई या जो भी रिजर्व क्लास था उसकी सीटें भी बढ़ गई। यानी पहले रिजर्वेशन लागू किया जाता है, उसके बाद सीट बढ़ाई जाती है। आप कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए, संसद के अंदर रिजर्वेशन देने के लिए 800-900 सांसदों की क्या जरूरत है?
शशि थरूर ने एक बेहद जरूरी सवाल उठाया था। उस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। आज आपके पास जितने एमपी हैं उनकी बहस तो आप करा ही नहीं पा रहे। कितने मेंबर पार्लियामेंट ऐसे हैं जो 5 साल में 1 या 2 बार अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका पाते हैं? बोलने का मौका ही नहीं मिलता। अब यहां तक हालत आ गई है कि नेता विपक्ष को भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन वो अलग बात है। अगर ठीक से भी सदन चले, अगर ईमानदारी से सदन चले, तो भी 500-550 लोगों को एक सत्र में बोलने का मौका तो नहीं ही मिल सकता। जब आप 800 कर देंगे तो ये लोग बोलने का मौका कहां पाएंगे? ये आकर बैठे रहेंगे, जनता का खर्च बढ़ाएंगे, सबके लिए बंगले होंगे, सबके लिए गाड़ी होगी, ड्राइवर होगा, प्राइवेट स्टाफ होगा, दुनिया भर की छूटें होंगी, ये सब कुछ तो होगा, लेकिन वो अपने इलाके की समस्या संसद के अंदर नहीं उठा पाएंगे क्योंकि उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो 800-900 सांसद करेंगे आप और उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्या फायदा? दूसरा, जनसंख्या के आधार पर ये बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दक्षिण के राज्य ये पूछ रहे हैं कि भैया हमने जनसंख्या पर कंट्रोल किया, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया क्योंकि भारत सरकार की नीति थी जनसंख्या को कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की, इसकी हमें सजा मिल रही है, हमारी सीटें कम हो रही हैं। और जहां पर भारत सरकार की नीति को नहीं मानकर जनसंख्या को लगातार बढ़ाया गया, वहां सीटें बढ़ जाएंगी। और यह भी बताऊं कि यह सरकार अपने हिसाब से काम करती है। जब जम्मू और कश्मीर में डेलिमिटेशन हुआ है तो जम्मू में सीटें बढ़ाई गई हैं, कहा गया नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, जबकि कश्मीर घाटी की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन सीटें बढ़ाई गई। जम्मू में कहा गया एरिया को यहां पर माना जाएगा, पॉपुलेशन को नहीं माना जाएगा। और अब जब उत्तर दक्षिण का मामला है तो पॉपुलेशन को माना जा रहा है, एरिया को नहीं माना जा रहा है। यानी उत्तर भारत में सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, दक्षिण में ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। इसका मतलब उत्तर भारत से जो जीतेगा वही सत्ता में रहेगा। दक्षिण भारत की भूमिका पहले ही कम है और कम होती चली जाएगी। यह डिलिमिटेशन बिल का पूरा खेल है, जिसको महिला आरक्षण के मामले के पर्दे में छिपाने की कोशिश की जा रही है। अब जाहिर है सरकार को इससे मतलब नहीं है कि बहस होगी कि नहीं होगी, सरकार को इससे मतलब है कि नंबर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। देखना यह है कि चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे डीएमके हो या इस तरह की पार्टियां हो, ये अपने लोगों, अपने प्रदेश और देश के हित पर ध्यान देती हैं या फिर नरेंद्र मोदी के सामने झुककर अपने देश और अपने इलाके का नुकसान करते हैं। फिलहाल तो यह लगता है कि तमाम दावों के बावजूद अमित शाह मैजिकल नंबर जुटा नहीं पाए और फिलहाल डिलिमिटेशन बिल नहीं आएगा। अब नंबर जुटाने के बाद अलग से सेशन बुलाया जाएगा या फिर विंटर सेशन में इस पर बात होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यह संसद का सत्र इस बात के लिए जाना जाएगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी संसद के अंदर आने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। ये असल में विदाई की शुरुआत है। देखते जाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।